हम गेट के मैथमेटिक्स के सिलेबस को थोड़ा कवर करने वाले हैं आने वाले कुछ वीडियोस में। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को कवर किया जा रहा है और ये कवरेज सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रहेगा, होल सिलेबस का नहीं रहेगा। हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड स्टडी करने वाले हैं गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। चलिए तो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में एनालिटिक फंक्शंस, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, रेसिड्यू थ्योरम और सॉल्यूशंस ऑफ इंटीग्रल्स। जब आप इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दोनों का इम्पोर्टेंस इसलिए कम हो जाता है क्योंकि आप यहाँ से होने वाले काम को आप रेसिड्यू थ्योरम के आधार पर भी कर सकते हैं और रेसिड्यू थ्योरम कॉची इंटीग्रल फार्मूला से रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा आसान है, इसलिए आप इसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। तो रही बात इन दोनों की, तो सीरीज आप दूसरे हिस्से से ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं सीरीज वाले सवाल। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दो एनालिटिक फंक्शन और रेसिड्यू थ्योरम पढ़ने के बाद आप कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के 98% सवाल गेट में पूछे जाने वाले सवालों को सॉल्व करने के सिचुएशन में रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा समय हम न बर्बाद कर पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए बर्बाद करें। अगर हमें रिवीजन करना है तो इन दो चैप्टर का रिवीजन काफ़ी है। अगर हम अपने कोर्स ऑफ स्टडी की बात करें तो हमारे डिस्कशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इंट्रोडक्शन होगा, फिर एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग और एनालिटिक फंक्शन में हम एनालिटिक फंक्शन के बाद हार्मोनिक कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम फिर रेसिड्यू थ्योरम देखेंगे। ये 4 मेन पॉइंट रहेगा। मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि इसी एनालिटिक फंक्शन में हम लोग CR इक्वेशन के आधार पर पढ़ते हैं और ये हार्मोनिक कंजुगेट को हम लोग लेप्लास इक्वेशन के आधार पर पढ़ते हैं। और ये तीनों हिस्सा बेसिकली डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का है और ये हिस्सा इंटीग्रेशन वाले पार्ट का है। कॉम्प्लेक्स नंबर के इंटीग्रेशन वाले पार्ट का हिस्सा रेसिड्यू थ्योरम है और हार्मोनिक और एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का आगे हम देखेंगे। जिस तरह आप सिंपल फंक्शन के बारे में पढ़ते थे उसी तरह यहाँ भी पढ़ना है, तो थोड़ा तरीका अलग है। लिमिट कंटिन्यूटी टाइप की बातें हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम भी ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो ये मेनली 4 टॉपिक हमारे चर्चा करेगा। तो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वाले हिस्से से। आज का मेरा चर्चा का विषय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स रहने वाला है। तो यहाँ हम अभी तक हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रखा है। हमने क्या पढ़ रखा है? Z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i1 where x is real number, y is real number and I is nothing but root under -1 और इसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया। अगर आप इसे और लिखना चाहें तो -1 लिख सकते हैं। हमारे डिक्शनरी में एक शब्द और है जिसे हम जेड प्लेन बोलते हैं। ये एक जेड प्लेन है,
जिसका एक्स एक्सिस रियल कंपोनेंट को बताएगा, इसे हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, और वाई कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट को बताएगा, जिसे हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। इस प्लेन को जेड प्लेन बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब एक हम टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं W। इट इज ए फंक्शन ऑफ जेड। जेड मतलब यही जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन है, और इसे हम लिख सकते हैं U इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस I V ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जहां इसे फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे आप क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड, है ना। तो हम एक सिंपली जेड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक डब्ल्यू पढ़ रहे हैं जो एफ जेड है, फंक्शन ऑफ जेड है, और जिसे हम इस तरह दो हिस्से में तोड़ सकते हैं। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं बात करूं तो ये रियल पार्ट है डब्ल्यू का, और इट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ डब्ल्यू। एक डब्ल्यू प्लेन भी कंसेप्ट में आता है, हालांकि इसका ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ता है, लेकिन बस इसमें हम जिस तरह वहाँ इसे U बोलते हैं, इसे V बोलते हैं, और इसे हम W प्लेन बोलते हैं, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब मैं आपको इस बात को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, बातें ज़्यादा इजी लगेंगी आपको। मैं अगर ये कहूं W इक्वल टू एफ जेड एंड दिस इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, और आपको क्या निकालना है? U निकालिए और V निकालिए, जहां U भी क्या है? एफ जेड का रियल और इमेजिनरी हिस्सा, तो आपको U और V निकालना है। चलिए जरा हम इस फंक्शन को, एफ जेड को सॉल्व करके देखते हैं। W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू, देखिए Z हमेशा क्या है? x प्लस आई वाई। अगर हम W को सॉल्व करें तो W इक्वल टू एफ जेड, इसका मॉड का स्क्वायर, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें अगर हमें U निकालना रहे तो ये सारा का सारा रियल पार्ट है, और V क्या है? ये 0 है। यही आपका आंसर हो गया, है ना। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। अगला एग्जांपल ये है, थोड़ा सा हम तो बहुत आसान था ना, 1/z के बारे में बताइए। आपको वही बात है, U और V कैलकुलेट करके हमें बताइए। तो यहां भी W इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू 1/z, और 1/z को आप क्या लिख सकते हैं? x प्लस आई वाई। और हमें फॉर्म में लाना है U प्लस आई भी वाले फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसे x माइनस आई वाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास जो आएगा x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आई स्क्वायर -1 हो जाता है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम आपसे u पूछें तो u कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा क्या है? u है। और v क्या है? माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और u क्या है? एक्स स्क्वायर। फॉर ऑल z नॉट इक्वल टू, z यहाँ जीरो नहीं होगा, जीरो होगा तो नीचे वाला हिस्सा जीरो हो जाएगा, देख रहे हैं ना, यहाँ z जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए इस बात को थोड़ा बढ़िया से लिखने के लिए हमने लिख लिया। चलिए एक अगला एग्जांपल देखते हैं। w इक्वल टू ई जेड इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू u प्लस आई भी, और यू हैव टू कैलकुलेट u एंड v। थोड़ा इसमें इस सवाल में थोड़ा आपको ध्यान, मतलब उतना आसान नहीं है, कुछ कंसेप्ट सिखाने के लिए ये सवाल मैं दिया हूँ। देखिए आप जानते होंगे एक्स क्या होता है? 1 प्लस एक्स, ये तो सीरीज वाले हिस्से में आपने पढ़ रखा होगा, एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टू एक्स एन बाई फैक्टोरियल एन अप टू इंफिनिटी। इसी तरह जब आप e टू द पावर z की बात करेंगे तो करना क्या है? x की जगह z रख देना है। मैंने कुछ नहीं किया, x की जगह z रख दिया। चलिए कोई बात। अब z क्या है? x प्लस आई वाई है, लेकिन x is equal to 0, this implies z is equal to i। ठीक है, ये अभी क्यों ऐसा कर रहे हैं ये तुरंत अभी समझ में आएगा आपको। अब मैं z की जगह आई वाई रख देता हूँ। ऊपर वाले सीरीज में जहाँ z है वहाँ आई वाई रख देता हूँ, ये मान के कि x 0 है। अब जब आप इसे थोड़ा अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला हिस्सा 1 है, ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। उसी तरह 4 वाला हिस्सा, लेकिन वो प्लस में आएगा। मैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाई क्यूब माइनस में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस आई आ जाएगा। इसी तरह एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, ये माइनस के साथ शुरू होगा और आगे बढ़ते जाएगा, और इसके आगे माइनस रहेगा, है ना, ये सिंपल सा बात है, इसके आगे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ e टू दी पावर आई वाई निकाला है, e टू दी पावर z अभी तक नहीं निकाला है। e टू दी पावर आई वाई अगर पूछेगा तो कुछ इस तरह का होगा। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, cos y प्लस आई साइन y। और जब हम ez लिखने का कोशिश करेंगे तो इसे हम लिख दें ex इंटू ई टू दी पावर आई वाई इक्वल टू ex इंटू cos y प्लस आई साइन y।
लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो cos y प्लस आई e टू दी पावर x sin y, और आपसे अगर u और v पूछा जाए तो ये वाला हिस्सा u हो गया और ये वाला हिस्सा v हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया, है ना। अगर आप EZ लिखना चाहें, EZ में u क्या होगा, e टू दी पावर x cos y, और v क्या होगा, e टू दी पावर x sin y। ये ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि ये cos y का सीरीज आ गया, ये sin y का सीरीज आ गया, और इस तरह हमने इसे सॉल्व कर लिया। एक्चुअली मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी इस सवालों का कम हो जाएगा। अब एक लास्ट सवाल देख लेते हैं हमने इस सीरीज का। चौथा सवाल कौन सा सवाल था? W इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू लॉग ए जेड। ये सवाल बहुत फेमस सवाल सब है, जैसे अभी ये ऊपर वाला सवाल, ऊपर वाला प्रॉब्लम, ये e टू द पावर z का एक्सपोनेंशियल का, उसी तरह ये लॉग का प्रॉब्लम है। ये इसे सॉल्व कीजिए, मतलब सॉल्व करना है, मतलब u और प्लस आई भी के फॉर्म में आपको निकाल के बताना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू लॉग ई जेड, सही है। मैं इसे दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, e टू दी पावर W इक्वल टू Z, and Z is x plus iy, and it is nothing r e to the power i theta। ये पोलर फॉर्म है, सबको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ठीक है। जहां r क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा क्या है, tan इनवर्स y और x। इसे पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। मैं इस हिसाब से पोलर फॉर्म करने का कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना बातों को? चलिए तो जब आप इसे W को हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस आई भी, मैंने लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया, देखिए 2n पाई आप ऐड कर सकते हैं, tan का फंक्शन है ना, तो हर एक 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, इसलिए आप ऐसा 2n पाई यहाँ ऐड कर सकते हैं ना, थीटा की जगह आप 2n पाई भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप यहां से u प्लस आई भी को सेपरेट करेंगे तो ln r प्लस लॉग हमने दोनों तरफ लगा रखा, ln e लगा रहे हैं, है ना। तो जैसे ln e लगाएंगे ये गुना वाला प्लस में हो जाएगा, और ये बच जाएगा आई थीटा प्लस 2n पाई। ये बात समझ में आ रही है ना। यहाँ मैंने ln e इसे क्या, तो ये गुना हो गया, ln e टू दी पावर e 1 हो गया। मैं कर दूं क्या, u प्लस आई भी
log e टू द पावर e log r e टू द पावर i थीटा प्लस 2n पाई ये गुना log r प्लस ये हो जाएगा और इसका वाला फिर एक हिस्सा कट के यहाँ आ जाएगा। हाँ, उम्मीद है सब लोग समझ रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा बात। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो u क्या आएगा ln r और v क्या आएगा थीटा प्लस 2n पाई। ln r को आप क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट को यहाँ मैंने हाफ लगा दिया और v को इतना लिख सकते हैं, लेकिन ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा, है ना, मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। इसे हम सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ थीटा लिख देते हैं, जहाँ थीटा क्या है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। हाँ, कहीं कहीं आपको इस तरह ये सवाल आप कहीं देखेंगे तो इस पूरे सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको बड़ा एल लिख देगा लॉग, छोटा एल ये इसमें और इसमें अंतर है, ये थीटा प्लस 2n पाई वाला हिस्सा है और ये सिर्फ थीटा वाला हिस्सा है। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं ये इसीलिए ये सवाल आपको बता रहा हूँ यहाँ बड़ा एल। और जब आर्ग्यूमेंट, इसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, जब आर्ग्यूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच हो, मतलब v का वैल्यू क्या हो प्लस पाई से माइनस पाई के रेंज में हो, तो इसे प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, है ना, ठीक है ना। चलिए, तो आप ज़्यादा बदर नहीं होना, ठीक है, ज़्यादा बदर नहीं होना। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपने जो u निकाला वो क्या था हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था और v क्या था थीटा था, मतलब tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई एक्स था और u क्या था ln r था, ln r था और ये थीटा था, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स वेरी एक z का fz होगा, जिसमें u और v को अलग करना आपके लिए काम आएगा। ये अलग से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन प्रॉब्लम आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ देखेंगे कि आपको u और v अलग अलग चाहिए इस तरह के फंक्शंस का, तो आप ये टेक्निक अपना अप्लाई करके u और v निकाल सकते हो। चलिए, बातों को आगे बढ़ाते हैं और हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। आज के लिए मैं यहीं पहले वीडियो को यहीं रोकता हूँ। अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम एनालिटिक फंक्शन के बारे में जानेंगे।